तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। तो टॉपिक में मैं क्या बताने वाला हूँ तुमको वो पहले बताता हूँ। देखो बेटा, क्या है कि जो तुमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था उसमें तुम ये जाने थे कि जब आप 170 और 30 के बीच में आते हैं तो आपको मिलती है ठीक ठाक स्टेबिलिटी। ओके, है ना। तो मैं फिर बना दूं एक बार, यहाँ पे कहीं आपका 30 होगा और यहाँ पे कोई क्या होगा 170 होगा। तो ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बहुत शानदार स्टेबिलिटी मिल रही है। मतलब यहाँ पे ना ही न्यूक्लियस इनका टूटेगा ना ही जुड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। और इस रेंज में जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कांस्टेंट है ना। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में इसकी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो एनसीईआरटी का ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें काफ़ी बातें क्लियर होंगी। एनसीईआरटी इस बात को भी क्लियर करेगी कि आखिर न्यूट्रॉन की संख्या या ए की संख्या ज़्यादा होने से भी स्टेबिलिटी लगातार बढ़ी है, जरूरी नहीं है। तो बस हम लोग रीडिंग कर लेते हैं एक बार, और रीडिंग करते करते समझ में आएगा। अब आप रीडिंग करोगे तो शायद समझ में ना आए कुछ चीज़ें इसमें से, पर मैं रीडिंग करके समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। बेटा ध्यान से सुनो। तो पहले बोला है कि 170 और 30 के बीच में कांस्टेंट है। इसका एक कंसीक्वेंस फैक्ट ये है कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। अब यार न्यूक्लियर फोर्स के शॉर्ट रेंज फोर्स कहने से कुछ बात तो क्लियर होती है, लेकिन बहुत बात क्लियर नहीं होती है। तो एनसीईआरटी आगे एक्सप्लेन क्या करता है, तो आगे एनसीईआरटी एक्सप्लेन ये करता है कि आप मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन है। मान लीजिए कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन है, तो वो जो पर्टिकुलर न्यूक्लियन है उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन है, वो एक ठीक ठाक बड़े न्यूक्लियस के अंदर है। तो बोलता ये है कि ये अब अपने कुछ ही पड़ोसियों के प्रभाव में होगा, इसके कुछ ही पड़ोसियों के प्रभाव में होगा जो इसके न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आते हैं। सीधी सी बात है यार। अब अगर आप बात करोगे कि न्यूक्लियन पे फोर्स कौन लगाएगा, तो न्यूक्लियन पे फोर्स वही न्यूक्लियंस लगा सकते हैं जो इसके रेंज में आते हैं। जैसे ये न्यूक्लियन है और हम कहते हैं कि ये आपका रेंज क्या है न्यूक्लियर फोर्स का। ध्यान से सुनना। तो अगर ये रेंज है न्यूक्लियर फोर्स का, और मैं इस चलो न्यूक्लियन को मैं कुछ यहाँ बनाता हूँ, तो ये वाला न्यूक्लियन जो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर है वो इसको इंटरेक्ट कर सकता है, और इसके बीच में जितने न्यूक्लियंस पड़ने वाले हैं सब इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये भी इंटरेक्ट कर सकता है, और मेरे कर सकता है वर्ड पे ध्यान देना। ये भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे ये सारे के सारे न्यूक्लियंस किस में है, न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में है, और रेंज में है तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, इंटरेक्ट कर लें, कोई समस्या नहीं है। पर आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या बोलता है कि अगर इफ एनी अदर न्यूक्लियन इज अ डिस्टेंस मोर देन रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द पर्टिकुलर न्यूक्लियन, it will have no influence on the binding energy of the nucleon under the consideration. This is very important point. Consider this is the nucleus you form. ये न्यूक्लियस आपने बनाया। तो न्यूक्लियस बनाने का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे जो मास बिखरा हुआ था वो अंदर पहले जाए, और अंदर जाकर के थोड़ा सा मास कम हो जाए। मास कम होने से क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक थॉट ये हो रहा था कि जितने ज़्यादा मासेस अंदर जाएंगे उतना इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होने से उतनी एनर्जी कम होगी। पर ये बात झूठ है। क्योंकि अगर एक न्यूक्लियन यहाँ है और एक न्यूक्लियन यहाँ है, और ये दूरी ज़्यादा है न्यूक्लियर फोर्स से, ये जो दूरी है ना ये वाली, ये दूरी ज़्यादा है न्यूक्लियर फोर्स से, तो इन दोनों का तो अट्रैक्शन है ही नहीं। और जब इन दोनों का अट्रैक्शन नहीं है तो इनका बाइंडिंग एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन दोनों का। हालांकि ये जो न्यूक्लियस है ये बाइंडिंग एनर्जी में इन न्यूक्लियन है वो इनकी वजह से कंट्रीब्यूट तो कर पाएगा जो इसके आसपास में है, ये वाले, है ना। क्योंकि ये सब न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आते हैं, पर क्योंकि ये वाला इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में नहीं आता है, तो ये और ये मिल करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो हमारा पहला मिथ तो जाता है कि जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा। नहीं भाई, न्यूक्लियन ज़्यादा होने से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी बढ़े, लेकिन
अगर वो न्यूक्लियन ज़्यादा है भी और दूर है, न्यूक्लियर फोर्स से दूर है, तब थोड़ी अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो बी पर न्यूक्लियन नहीं बढ़ेगा। ओके, तो इसमें एक कारण तो समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियन भरते रहेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता रहेगा। इसीलिए न्यूक्लियन भरने पर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए एक कारण तो बहुत निश्चित है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेबिलिटी आपको एक समान दिख रही है। पर आगे एनसीईआरटी ने कुछ और अच्छी बातों को किया है, उनको पढ़ना बड़ा जरूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आगे क्या लिखता है कि इफ अ न्यूक्लियन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ पी नेबर्स, अधिकतम इसके पी पड़ोसी हैं, तो जो पड़ोसी है वो फोर्स लगाएंगे, है ना। और ये पड़ोसी इसमें जरूरी है कि न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आए, और बहरहाल आते भी हैं। इतने छोटे होते हैं कि ये आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में, अगर पड़ोसी हैं तो पड़ोसी तो न्यूक्लियर फोर्स के रेंज में आएंगे, और जब आएंगे तो इंटरेक्ट करेंगे। पर आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मान लीजिए कि ऐसे टोटल पी पड़ोसी हैं, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो पी के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यार सोचना ही नहीं है इस बारे में कि अगर इस वाले न्यूक्लियन के पी पड़ोसी हैं, पी नेबर्स हैं, है ना, तो जो पी नेबर्स हैं उनकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑब्वियसली पी के प्रोपोर्शनल होगी। पर ध्यान रहे पी पड़ोसी होना चाहिए, पी पड़ोसी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। मैं इस शब्द को अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे हम ये न्यूक्लियन ए बनाते हैं, तो ए और बी में बाइंडिंग एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, पर ये जो सी वाला है ना, ध्यान से सुनना, सी वाला और ए वाले में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर ये न्यूक्लियर रेंज के अंदर है तो भी ए और सी में कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि सी ए का जस्ट पड़ोसी नहीं है, नेक्स्ट नेबर है। नेक्स्ट नेबर पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और वही एनसीईआरटी यहाँ लिखना चाहती है। एनसीईआरटी यहाँ आगे यही लिखी है कि अगर आपके पी पड़ोसी हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं कि बाइंडिंग एनर्जी पी के प्रोपोर्शनल है, और बाइंडिंग एनर्जी को आप समथिंग पी के बोल पाएंगे, जहाँ पर के कोई एनर्जी का डायमेंशन वाला कांस्टेंट होगा, नो डाउट। बाइंडिंग एनर्जी को पी के आप बोल पाएंगे अगर पी पड़ोसी हो तो। पर अगर आपने ए बढ़ाया और नेक्स्ट नेबर करके बढ़ाया, मैं एकदम क्लियर कर दूं पहले, जैसे अब ए के आसपास मान लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो जो ए के आसपास है, टच में है इससे, वो तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में। पर आपने अगर सी बढ़ाया तो सी बढ़ाने से ए का बाइंडिंग एनर्जी चेंज नहीं होगा। हाँ, सी के बढ़ाने से बी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि बी और सी अब देखिए नेक्स्ट नेबर्स नहीं है, क्लोज नेबर्स हैं, और क्लोज नेबर्स हैं तो इफेक्ट पड़ेगा। पर सी के ऐड होने से अगर आप ए को कंसिडर करें तो ए अब अपनी एनर्जी लूज करने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ाते हो तो आपका ये एक्सपेक्टेशन कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़े, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट नेबर है ना, उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। अब एनसीईआरटी इसी बात को आगे हाईलाइट करके लिखती है, क्या लिखती है कि इफ वी इंक्रीज ए बाय एडिंग न्यूक्लियॉन्स दे विल नॉट चेंज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन इनसाइड, since most of the nucleons in large nucleus reside inside it and not on the surface, the change in binding energy per nucleon would be small, very small, and that's why जो नेक्स्ट नेबर्स है, क्योंकि फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उनके आने से भी बाइंडिंग एनर्जी में बहुत खास परिवर्तन नहीं आता है। और अधिकतम न्यूक्लियॉन्स, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, वो इसके सरफेस पे होते हैं, इनसाइड नहीं होते, अंदर नहीं होते हैं। और अंदर नहीं होने के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो ये तो 12th के लेवल की सुपरफिशियल एक्सप्लेनेशन है जो एनसीईआरटी में दी गई है, और आपको इतना ही पढ़ना है। बहरहाल, तो ये जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की कि ये सिर्फ अपने अगल बगल वाले पर फोर्स लगाता है, मतलब ए सी पर फोर्स नहीं लगाएगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा सैचुरेशन प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 30 से लेकर के 170 के बीच में कांस्टेंट है, तो आप इसका 2 कारण दोगे। तो पहला कारण तो क्या दोगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, वो कैसा है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। और दूसरा ये क्या शो करता है बेटा, सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 30-170 के बीच में क्या है बेटा, कांस्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलो मिलते हैं इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में।